संदीप को अब लगने लगा था कि इतना अपमान होने के बाद गोविंद अब उसके घर नहीं आएगा, इसीलिए उसका मन अब अपने काम में भी लगने लगा था और पत्नी सविता का व्यवहार भी अब उसे सामान्य दिखाई देने लगा था, इसीलिए वह अब बेफिक्र हो गया था। लेकिन उसकी ये लापरवाही एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी की आशिकी एक दिन उसको हमेशा के लिए मौत के आगोश में सुला देगी। तो क्या है ये पूरी कहानी, जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल क्राइम टेल्स। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले आपसे एक गुजारिश है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर कहानी आपको पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, राजस्थान के बीकानेर जिले में शेरपुर गांव में मोहनलाल का परिवार रहता था। मोहनलाल की गिनती गांव के खुशहाल लोगों में होती थी। उसके परिवार में उसके 4 बेटे और 3 बेटियां थीं। मोहनलाल ने बच्चों को खूब पढ़ाना चाहा, लेकिन उसके बेटे ज़्यादा नहीं पढ़ सके, तो मोहनलाल अपने बच्चों को उनकी मर्जी के मुताबिक काम सिखवा देता है। उसके 3 बेटे शटर बनाने का काम करते थे। बच्चे जो भी पैसे कमाते वो मोहनलाल को लाकर दे देते थे। जैसे जैसे बच्चे जवान होते गए वैसे ही मोहनलाल अपने बच्चों की शादियां करता गया। मोहनलाल ने अपने बड़े बेटे राकेश की शादी बीकानेर से और छोटे बेटे संदीप की शादी जोधपुर के गांव मैनापुर की सविता से कर दी थी। सविता के पिता की मौत हो चुकी थी। अब उसके परिवार में उसकी माँ, 3 बहनें और एक भाई था। सविता संदीप के साथ बहुत खुश थी। उन्हीं दिनों मोहनलाल अपनी बड़ी बेटी आरती की शादी राजस्थान के कस्बा लोहाट के रहने वाले गोविंद से कर देता है। आरती को ससुराल में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। गोविंद का छोटा भाई नरेश भी शादी के लायक था, तो मोहनलाल को नरेश अपनी छोटी बेटी नीतू के लिए सही लगा, तो वह गोविंद के पिता जगदीश से नीतू और नरेश के रिश्ते की बात करता है। जगदीश का परिवार आरती से काफी खुश था, तो वह इस रिश्ते के लिए भी हाँ कर देता है और इसके बाद नरेश और नीतू की भी शादी हो जाती है और इस तरह से मोहनलाल की दोनों बेटियों की शादी एक ही घर में हो जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा था। सविता भी 2 बच्चों की मां बन जाती है और संदीप का शटर बनाने का काम भी बढ़िया चल रहा था। दोस्तों, आरती अपने पति गोविंद के साथ जल्दी जल्दी अपने मायके आती रहती थी। गोविंद कुछ मजाकिया स्वभाव का था, तो इसीलिए वह अपनी सलज यानी संदीप की पत्नी सविता से खूब हंसी मजाक करता था। यह बात संदीप को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। कभी कभी तो संदीप अपने बहनोई गोविंद के मजाक करने पर ऐतराज कर दिया करता था। तब गोविंद कहता, साले साहब, सलहज से मजाक करने का तो हमारा हक है, भाभी तो बुरा नहीं मानती, तो आपको क्यों बुरा लगता है। तब संदीप ने कहा, हंसी मजाक का भी एक टाइम होता है, हर समय हंसी मजाक अच्छी नहीं होती, उसकी भी एक सीमा होती है, लेकिन आप हो के मानते ही नहीं। मगर गोविंद पर उसकी इन बातों का कोई असर नहीं होता था। जब तक वह ससुराल में रहता तब तक संदीप उससे परेशान रहता था। दोस्तों, संदीप ने कई बार अपने पिता मोहनलाल से भी कहा कि आप जीजा को समझाते क्यों नहीं हैं, वह इतनी फूहड़ मजाक करते हैं। लेकिन मोहनलाल दामाद के बजाय संदीप को ही समझाता है कि बेटा, दामाद से इस तरह की बात करना ठीक नहीं है, वह मजाक ही तो करता है और 1-2 दिन ही तो रहता है। हमने उसे बेटी दी है, इसलिए हमें उसे नाराज नहीं करना चाहिए। दोस्तों, गोविंद को किसी की कोई परवाह नहीं थी। वह जब भी ससुराल आता तो सविता के आगे पीछे मंडराता रहता और उससे खूब हंसी मजाक करता रहता। जब वह चला जाता तो इस बात को लेकर संदीप सविता से खूब झगड़ता था। एक दिन मोहनलाल को खबर मिलती है कि उसकी बड़ी बेटी आरती की तबीयत खराब है, तो वह तुरंत ही संदीप को साथ लेकर उसकी ससुराल पहुंच जाता है। वहां जाकर पता चलता है कि आरती की हालत काफी नाजुक थी। बेहतर इलाज के लिए वह बेटी को एक बड़े हॉस्पिटल में ले जाते हैं, लेकिन वहां भी उसकी हालत नहीं सुधरती। लाख कोशिशों के बाद भी डॉक्टर आरती को बचा नहीं पाते।
आरती की मौत उसके मायके वालों के लिए एक बहुत बड़ा सदमा थी। उसके बच्चों को पालने की जिम्मेदारी अब छोटी बहन नीतू ने ले ली थी। दोस्तों, पत्नी के मौत के बाद भी गोविंद जब ससुराल आता तो उसकी पहले की तरह ही इज्जत होती थी और सविता भी उसकी पहले की तरह ही खातिरदारी करती थी। लेकिन संदीप को अब गोविंद का आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। गोविंद की वजह से संदीप और सविता के बीच में तनाव रहने लगता है। गोविंद सविता की वजह से ही अपनी ससुराल आता था, लेकिन सच्चाई यह भी थी कि सविता भी गोविंद की तरफ आकर्षित हो रही थी, जिसकी वजह से उसकी शादीशुदा जिंदगी में दरार पड़ने लगती है। अब सविता और गोविंद के बीच में बातें ज्यादा बढ़ने लगी थी और वे एक दूसरे के और ज्यादा करीब आने लगे थे। दोस्तों, एक दिन गोविंद ने सविता को बीकानेर में मिलने के लिए कहा, लेकिन सविता यह कहकर मना कर देती है कि घर के सभी लोग शादी में गए हैं, वह घर पर अकेली है, इसीलिए वह नहीं आ सकती। लेकिन गोविंद को अपने यहाँ आने के लिए कहती है। यह सुनकर गोविंद खुश हो जाता है और मौके का फायदा उठाने के लिए अपनी ससुराल पहुंच जाता है। दोस्तों, उस दिन वे दोनों अपने रिश्ते की मर्यादा को लांघकर शारीरिक संबंध बना लेते हैं। उस दिन के बाद सविता का अपने पति के प्रति व्यवहार बदलने लगता है और गोविंद के प्रति लगाव बढ़ने लगता है। आए दिन दोनों में झगड़ा होने लगता है। संदीप अंदर ही अंदर तनाव में रहने लगता है, लेकिन सविता को किसी बात की कोई परवाह नहीं थी। इसी बीच गोविंद और सविता की मुलाकात होती है तो वह गोविंद से कहती है कि संदीप को उस पर शक हो गया है और वह छोटी छोटी बातों पर उसकी पिटाई करने लगा है। तब गोविंद कहता है, कोई बात नहीं, मैं संदीप से बात करूंगा। तब सविता कहती है कि नहीं, तुम उससे कुछ मत कहना और अब घर भी मत आना। जब मिलना होगा तो हम कहीं बाहर ही मिल लिया करेंगे, लेकिन इस समस्या का समाधान तो करना ही होगा। आखिर हम कब तक चोरी चोरी मिलते रहेंगे? चलो हम कहीं भाग जाते हैं। तब गोविंद कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा छोटा भाई नरेश भी उस घर का दामाद है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से नरेश की गृहस्थी बिगड़े। लेकिन गोविंद सविता को भरोसा देता है कि वह इस बारे में कुछ न कुछ जरूर करेगा और अगर जरूरत पड़ी तो वह संदीप को अपने रास्ते से हटाकर हमेशा के लिए टेंशन खत्म कर देगा। दोस्तों, कुछ दिन बाद होली का त्योहार आता है और गोविंद बिन बुलाए मेहमान की तरह अपनी ससुराल पहुंच जाता है। संदीप को उसका आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन वह चुप रहा। अब रंग लगाने के बहाने गोविंद संदीप की पत्नी सविता को अपनी बाहों में भर लेता है। गोविंद की यह हरकत देखकर संदीप को गुस्सा आ जाता है और वह उसकी पिटाई कर देता है। गोविंद अपनी सफाई में यही कहता रहा कि वह तो सलहज के साथ होली खेल रहा था, लेकिन संदीप का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। आखिर में घर वालों ने काफी बीच बचाव करके गोविंद को छुड़वाया। दोस्तों, गोविंद की पिटाई के बाद सविता भी डर जाती है, क्योंकि उसने पहली बार अपने पति का ऐसा गुस्सा देखा था। संदीप अब सविता को भी चेतावनी देता है कि तुम संभल जाओ, वरना बहुत पछताओगी। उस दिन से सविता को लगा कि वह अब गोविंद से कभी नहीं मिल पाएगी। दोस्तों, अब गोविंद संदीप से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। उसने यह सोच लिया था कि उसे क्या करना है, जिससे वह अपने अपमान का बदला भी ले लेगा और सविता को भी हमेशा के लिए हासिल कर लेगा। इधर संदीप को भी लगने लगा था कि इतने अपमान के बाद गोविंद अब इस घर में कभी नहीं आएगा, इसीलिए उसका मन अब अपने काम में भी लगने लगा था और सविता का व्यवहार भी उसे सामान्य लगने लगा था, इसीलिए वह बेफिक्र हो गया था। लेकिन उसकी ये लापरवाही एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी की आशिकी एक दिन उसे हमेशा के लिए मौत की आगोश में सुला देगी। दोस्तों, इस झगड़े के बाद गोविंद और सविता का मिलना भले ही नहीं हो रहा था, लेकिन जब भी मौका मिलता वह गोविंद से फोन पर बात करती रहती थी। दोस्तों, 25 अगस्त 2015 की सुबह ठेकेदार विनीत चौधरी संदीप के घर का दरवाजा खटखटाता है। संदीप दरवाजा खोलता है तो विनीत चौधरी कहता है कि अभी मेरे साथ चलो, पार्टी को समय पर काम पूरा करके देना है। अगर उन्हें समय पर शटर बनाकर नहीं दिए तो काफ़ी परेशानी हो जाएगी। इसके बाद संदीप विनीत चौधरी के साथ चला जाता है।
दोस्तों, जब देर रात तक संदीप घर वापस नहीं लौटा तो घर वालों ने विनीत चौधरी को फोन किया। विनीत चौधरी ने बताया कि वह तो शाम को ही काम खत्म करके घर चला गया था। अब घर वाले रात में ही संदीप की खोजबीन में लग जाते हैं, लेकिन संदीप नहीं मिलता। अगली सुबह होते ही घर वाले फिर से उसकी तलाश में लग जाते हैं। इसी बीच किसी ने उनको खबर दी कि जीवन हॉस्पिटल के सामने खाली पड़े प्लॉट में संदीप की लाश पड़ी है। ये सुनते ही सब वहां पहुंच जाते हैं। बेटे की लाश देखकर मोहनलाल फूट फूट कर रोने लगता है। खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस जब लाश की जांच करती है तो उसके शरीर पर चोट का तो कोई निशान नहीं था, लेकिन उसके गले में बनियान बंधा था। इससे पुलिस अंदाजा लगाती है कि इसी बनियान से गला घोंटकर संदीप की हत्या की गई है। पुलिस अब लाश का पंचनामा भर के उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और मोहनलाल की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। मोहनलाल हत्या का शक विनीत चौधरी पर जताता है तो पुलिस विनीत चौधरी को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस की पूछताछ में विनीत चौधरी ने खुद को बेकसूर बताया। उसने बताया कि संदीप के साथ उसके काफी अच्छे संबंध थे और वह काफी लंबे अरसे से उसके साथ काम कर रहा था। ऐसी कोई वजह ही नहीं है जिससे वह उसकी हत्या करता। पुलिस ने विनीत चौधरी से कई तरह से पूछताछ की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। पुलिस को भी लगा कि वह बेकसूर है, तो पुलिस विनीत चौधरी को छोड़ देती है। संदीप के परिवार वालों को जब इस बात का पता चला कि पुलिस ने विनीत चौधरी को छोड़ दिया है, तो वे हंगामा करते हुए थाने पहुंच जाते हैं और उसको गिरफ्तार करने की मांग करते हैं। इस हंगामे में गोविंद भी काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। इस पर पुलिस उन्हें समझाती है कि वे संदीप के हत्यारे को पकड़कर जेल जरूर भेजेंगे। इस आश्वासन के साथ परिवार वाले घर वापस चले जाते हैं। इसके बाद पुलिस संदीप के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकालती है, जिसमें पता चलता है कि संदीप के फोन पर आने वाली आखिरी कॉल उसके बहनोई गोविंद की थी। पुलिस जब गोविंद के बारे में पूछताछ करती है तो गांव वालों से पता चलता है कि होली वाले दिन गोविंद ने संदीप की पत्नी सविता को छेड़ा था। तब संदीप ने उसकी पिटाई कर दी थी। पुलिस को अब पता चल चुका था कि संदीप की पत्नी का गोविंद के साथ कुछ चक्कर था। वहीं दूसरी तरफ किसी तरह गोविंद को पता चल गया कि पुलिस को उस पर शक हो गया है, तो वह फरार होने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उससे पहले ही पुलिस उसे दबोच लेती है। पुलिस जब गोविंद से पूछताछ करती है तो पहले तो वह पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद आखिर वह स्वीकार कर ही लेता है कि उसी ने ही संदीप की हत्या करके उसकी लाश को उस खाली प्लॉट में फेंका था। दोस्तों, गोविंद यह भी स्वीकार कर लेता है कि संदीप की पत्नी के साथ उसके नाजायज संबंध थे और संदीप को उस पर शक हो गया था और वह किसी भी कीमत पर सविता से अलग नहीं होना चाहता था। सविता भी गोविंद से प्यार करने लगी थी और अपने पति संदीप से तंग आ गई थी और उससे छुटकारा पाना चाहती थी, तो दोनों ने संदीप की हत्या करने का प्लान बनाया। उसके बाद गोविंद संदीप का विश्वास जीतने की कोशिश करने लगा। जब संदीप को गोविंद पर विश्वास हो गया तो घटना वाले दिन गोविंद संदीप को फोन करता है और शाम का खाना किसी होटल में खाने की बात कहता है। संदीप भी गोविंद को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता था। उसने सोचा कि अगर गोविंद सुधर रहा है तो उसको एक मौका जरूर देना चाहिए और शाम को एक बार फिर से वह गोविंद को समझाएगा। दोस्तों, अब शाम को काम खत्म करके संदीप गोविंद की बताई जगह पर पहुंच जाता है, जहां से वे दोनों साथ में एक ढाबे पर जाते हैं और साथ में दोनों खूब शराब पीते हैं और खाना खाते हैं। अब जब संदीप नशे में धुत हो जाता है तो गोविंद उसे एक टेम्पू में डालकर किसी सुनसान जगह पर ले जाता है और बनियान से गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है। क्योंकि उस दिन ठेकेदार विनीत चौधरी संदीप को घर से बुलाकर लाया था, इसीलिए घर वालों का शक भी विनीत चौधरी पर ही गया। दोस्तों, गोविंद से पूछताछ के बाद पुलिस सविता को भी गिरफ्तार कर लेती है। सविता के घर वालों को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि सविता ने ही
अपने पति को मरवाया है। बहरहाल पुलिस दोनों को कोर्ट में पेश करती है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया जाता है। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं फिर से एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।